मुझे आज सुबह धमकी मिली है, मुझे आज सुबह धमकी मिली है, और यारी गैंग वॉर के उस बंदे की ताजिर रहनुमा की धमकी मिली है आज सुबह कि आप सोच नहीं सकते। मेरे पे हमले हुए हैं पहले। उस ताजिर रहनुमा ने एक दफ़ा मेरे पास यहाँ पे आके असला निकाला है, और उसके बेटे ने सिटिंग एमपीए को गोली मारी थी, वो जेल नहीं गया। आज मुझे धमकी आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं टिम्बर मार्केट में, और हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब जो कि बिजनेसमैन अलायंस के जो हैं वो अभी इलेक्शन, अगर मैं बात करूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो वो जो हैं वो होने वाले हैं 21 सितंबर को। उसमें जो हैं ये उम्मीदवार भी हैं इलेक्शन 2024-26 के। इसके अलावा अगर मैं आपका इनसे मज़ीद इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो ये बिजनेसमैन अलायंस के रहनुमा और उम्मीदवार मैनेजिंग कमेटी भी हैं। इसके साथ साथ ऑल ताजिर अलायंस के जो हैं, ऑल ताजिर अलायंस एसोसिएशन के जो हैं ये चेयरमैन भी हैं। इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे इलेक्शन जो है वो 21 सितंबर को होने वाले हैं, इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं, और इनके साथ जो है जो लोग खड़े हैं वो कौन कौन जो है वो इनके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर मुझे बताएं कि इलेक्शन की तैयारियां तो बड़े ज़ोरों शोर से चल रही होंगी, तो आपके साथ जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो कौन लोग हैं? देखें, हमारे कॉम्पिटिटर तो नहीं कह सकते, हमारा मुकाबला जो है वो प्रो गवर्नमेंट से। एक्चुअल बिजनेसमैन के जितने भी चैम्बर्स या एसोसिएशंस होती हैं, ये होती हैं आपकी अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के जो मामला ऐसे होते हैं कि जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है आपकी एसोसिएशंस और जो चैम्बर्स होती हैं वो ताजिरों के मफाद, मुल्क के मफाद के लिए काम कर रही होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 25 साल से बरसर इक़्तिदार जो ग्रुप है, तो 27 साल हो गए इस ग्रुप को वजूद में आए हुए, BMG को, लेकिन जो बरसर इक़्तिदार इस वक्त जो ग्रुप है 25 साल से, ये इस वक्त जो काबिज़ है कराची चैम्बर पे, वो इस वक्त कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कराची की आवाम और पाकिस्तान की मईशत का भी इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। अब मैं इसकी आपको वजाहत भी कर देता हूँ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसका जो आप देखें मौक़िफ़ जो बनता है वो ये बनता है, कॉमर्स होता है आपका दुकानदार या माशी जो सिस्टम सर्कल चलाने वाले, छोटा ताजिर कह रहते हैं, और इंडस्ट्री जो है वो सनतकार होता है। पिछले 25 साल से अगर आप इलेक्शन देखें कराची चैम्बर के, तो वो सिर्फ सनतकार ही बरसर इक़्तिदार रहे हैं, और सनतकार के भी चंद खानदान हैं। जिस तरीके से IPPs पे 40 खानदान मुसल्लत हैं, इस तरीके से 24 से 25 लोग जो हैं वो आपके BMG पे मुसल्लत हैं, जो पूरा एक सर्कुलेट करते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए लिमिटेड कंपनी की तरह एक मामला किया हुआ है। जैसे BMG है, उसका काम है भाई मेमन, पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग, ये 3 लोगों में एक आएगा। एक साल जो है आपका मेमन आएगा सदर, फिर आएगा पंजाबी, फिर आएगा उर्दू स्पीकिंग, फिर इसके बाद मेमन पंजाबी उर्दू स्पीकिंग, मेमन पंजाबी उर्दू स्पीकिंग। इस शहर में सिंधी नहीं रहते, इस शहर में बलोच कोई काबिल नहीं है, इस शहर में पठान कोई काबिल नहीं है। ये 3 लोग इन्होंने देखा कि ये जो पैसे लगा सकते हैं, इन लोगों को पैसे के बलबूते के ऊपर इन्होंने इस पर कब्जा किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अब आप ये बात करते हैं कि भाई इन्होंने कब्जा किया, बाकियों को मना तो नहीं है। 1200 रुपये आइन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि 1200 रुपये फ़ीस है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और आज की दौर में फ़ीस हमसे ली जा रही है 6850 रुपये, 5600 रुपये एक्स्ट्रा डाल रही है, जो कि कानूनन और आइनी तौर पे गलत है। 20 साल की अगर आप फ़ीस का हिसाब लगा लें तो कम से कम 1.5 से 2 अरब रुपये जो है वो कराची के आवाम से ज़्यादा फ़ीस दी गई। वो पैसे का ज़िम्मेदार कौन है? 45 करोड़ रुपए की एक पेमेंट हुई है, ऑफिशियल पेमेंट हुई है, एक जगह खरीदी गई, और उसमें भी हमारा ये कहना है कि भाई 45 करोड़ रुपए की आपने जगह खरीदी, उसमें आपने किस से इसकी इजाज़त ली, ठीक है, और वो पैसे 45 करोड़ रुपए की जो पेमेंट हुई वो कहाँ हैं और किस तरह हुए, ये हमारा आईनी हक इनसे पूछना। आप देखें, हमें इक़्तिदार से की शौक़ नहीं है। मुझे आप यकीन करें, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि मुझे बाकायदा इस मैनेजिंग कमेटी की सीट की ऑफ़र हो चुकी थी BMG से, लेकिन मकसद जो है अंदर जाना नहीं है, मकसद निज़ाम को सही करना है। निज़ाम जो है इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम था, इस शहर की सड़कें, आपका पानी पीने का जो हम टैंकर से ख़रीदते हैं, आपका IPPs का इशू। आप देखें बेनिफिशरीज कौन है इनके, एक आप इनकी लिस्ट उठाएं, जो इनके एक कैंडिडेट हैं, उसकी एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है कराची के शहर में। आपके घर पे भी साल में कभी ऐसा हुआ होगा कि पानी नहीं आया होगा, मेरे घर पे तो अक्सर ये होता है कि पानी नहीं आता, लेकिन पूरे कराची में ना, लेकिन इनकी फैक्ट्री में
12 इंच की 8 लाइनें हैं पानी की गैर कानूनी तौर पे, लेकिन उनकी फैक्ट्रियों में पानी पूरा जाएगा। इसी तरीके से बड़े सारे इक़्तिदार ग्रुप का जो चेयरमैन है BMG का, वो TDEP का चेयरमैन है, उसकी जितनी फैक्ट्रीज हैं उनके ग्रुप की, उसमें ना गैस शॉर्ट होगी कभी, ना बिजली का मसला है, ना पानी का मसला आएगा। पानी का मसला है शहर में हर शख्स के साथ आएगा, हमारे साथ, आपके साथ, सबके, इनके साथ नहीं आएगा। ये खुद बेनिफिशरीज हैं, कराची इलेक्ट्रिक के डायरेक्टरशिप में इनका नाम है। अभी आज एक बात हो रही है कि कराची इलेक्ट्रिक का 20 साल का जो एग्रीमेंट रिन्यू हुआ है, आप मुझे ये बताएं, जो बंदा कराची इलेक्ट्रिक की डायरेक्टरशिप में, उसकी आप अगर कराची इलेक्ट्रिक वेबसाइट पे चले जाएं, जुबैर मोतीवाला इज द डायरेक्टर ऑफ द कराची इलेक्ट्रिक, ठीक है। उन्होंने एक भी आपको मिनट नोट करवाएं कि ये जो आपका 20 साल का जो इस वक्त लाइसेंस रिन्यू हुआ है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने कोई अल्फाज बोला हो या कोई चीज़ रोकी हो या रखी हो। देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप वहाँ पे बेनिफिशरी हैं कराची चैम्बर के, आप बेनिफिशरी हैं कराची के अवाम के, आप बेनिफिशरी हैं कराची के ताजिर के, आप बेनिफिशरी हैं कराची की इंडस्ट्री के। आपके पास ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, आप जान मार्केट को ऑन कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें ऑन करते हो, TDEP के आप चेयरमैन हैं, लेकिन कराची की अवाम के लिए और ख़ास तौर पर कराची के ताजिर के लिए मुझ पर FIR कटी, मुझ पे कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR कटी। क्यों? कराची चैम्बर सो रहा था, कराची चैम्बर मेरी मदद के लिए आया। जब गैंग वॉर का इशू हुआ, मेरे पे अटैक्स हुए, 5 अटैक हुए, जिस जगह आप बैठी हैं यहाँ पे मैं हैंड ग्रेनेड मारे गए, मेरी गाड़ियों पे फायरिंग हुई, सबको पता है, मीडिया ने बाकायदा दिखाया। समा पे मेरे खिलाफ जो मेरे बारे में जो चीज़ चली थी, जो मुझे धमकियाँ आई थी, वो आपका एक लड़का मेराज ने बड़ी हिम्मत करके वो चलाई थी वीडियो ऑडियो, जो मेरे को टुकड़े टुकड़े करके फेंकने वाले थे, ये मुझ पर अटैक्स हुए। चैम्बर ने मेरी कब मदद की? कराची चैम्बर ने तो मेरी कभी मदद नहीं की। मैं 3 साल जिलावतनी मैंने काटी है, और कराची चैम्बर में बैठ के मैं कराची, जब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, मैं लड़ाई कर रहा था, मेरी पूरी टीम लड़ाई कर रही थी, हमारे रहनुमाओं को धक्के दे के बाहर निकाला गया, धक्के दे के हमें बाहर निकाला गया, क्योंकि हमने कभी भी गलत फैसले को ऑन नहीं किया। हमने हमेशा चैम्बर में या कराची की ताजिर बरादरी के साथ हम खड़े रहे। हम पे गोलियाँ भी चली हैं, हम पे हैंड ग्रेनेड भी मारे गए, हमने जिलावतनियाँ भी काटी, हमारे घर भी बिक गए, लेकिन हमने आज तक कभी चैम्बर को ये नहीं बोला कि आपने गलत किया। लेकिन बात तो ये, इस्तेसाल तो मेरा हुआ ना, इस्तेसाल तो आपका हो रहा है ना, इस्तेसाल तो इस कराची की आवाम का हो रहा है। और आज भी अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? क्योंकि आज वो वक्त है कि हमने अपने मामलात को सही करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। आप देखें, हमें इलेक्शन से बाहर रखने के लिए 1 लाख फीस करी गई। अल्लाह का करम है, इस दफ़ा हमारी टीम ने फैसला किया था कि हम कानूनी जंग भी साथ साथ लड़ेंगे, और DGTO के फैसला आ गया और हमें 1 लाख के पे ऑर्डर वापस देने इन्होंने शुरू कर दिए। गलत थे ना, अपनी गलती तो ऑन करें। इन्होंने पिछली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, जिसमें इन्होंने बाकायदा कहीं भी थंब इम्प्रेशन नहीं लिए, बगैर बायोमेट्रिक के इन्होंने जो है वो वोटिंग कराई, गैर कानूनी वोटिंग हुई। 15 मिनट में 450 वोट कास्ट हुए, उसका हिसाब कौन देगा? इनको नहीं पकड़ा गया। जब इस दफ़ा DGTO ने ऑर्डर कर दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये आईन पाकिस्तान और 18 अमेंडमेंट के बाद एक कानून बनाया है पूरे पाकिस्तान की तमाम एसोसिएशंस और तमाम चैम्बर्स के लिए कि 30 का अगर आपका कॉरम है तो 30 में 15 सीटें आप देंगे छोटे ताजिरों, छोटे सनतकारों को। अच्छा, उसकी डेफिनेशन क्या है? इसको कहा जाता है एसोसिएट मेंबर। इसी तरीके से तो आप जो है 15 सीटें देंगे कॉर्पोरेट सेक्टर को, जो कि बड़े सनतकार, बड़े ताजिर। अच्छा, बड़े ताजिर, छोटे ताजिर की डेफिनेशन क्या दे रही है DGTO? उनका कहना है ये कि 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, दे आर द एसोसिएट मेंबर, और 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, दे आर द कॉर्पोरेट मेंबर। 15 सीटों के लिए जो एसोसिएट मेंबर की सीट है, उस पर एसोसिएट वाला ही वोट करेगा, कॉर्पोरेट वाला वोट नहीं करेगा। इसी तरीके से कॉर्पोरेट की सीट पे कॉर्पोरेट वाला वोट करेगा, एसोसिएट वोट नहीं करेगा। ठीक है, आज ये 25 साल से ये इस्तेसाल भी हमारा हो रहा है, और कॉर्पोरेट ने, इन्होंने क्या पॉकेट वोट्स हैं, इन्होंने जो इनके 28 मेंबर हैं, 100 मेंबर तो इन्होंने अपने पास ये रखे हुए हैं, जिन्होंने अपने पास से फीसें जमा करनी है। 2800 वोट तो इनका पॉकेट वोट है। फिर चाचा का वोट, मामा का वोट, दामाद का वोट, भतीजे का वोट, भतीजी का वोट, भांजे का वोट, इन्होंने अपने घर की औरतें भी मेंबर बना के वहाँ पे डाली हुई हैं। इस तरीके से इनके पास तकरीबन 500-1000 वोट, ये 3700 3800 वोट लेके निकल जाते हैं। चलें, कानूनी तौर पे इनको राइट है ये कर लें, लेकिन अगर एसोसिएट वोट गिरता है तो ये सारा का सारा कॉर्पोरेट वोट है जो चला जाएगा उधर, क्योंकि इन्होंने टैक्सों में भी हेराफेरी करनी होती है। एक घर में आप देखें, एक मैं क्या बताऊं, मेरे को तो अफसोस होता है कि जब कराची में कोई सानिया होता है, जैसे अभी आपका एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा सानिया है, बेनिफिशियरी आप देखें ना कौन है, IPPs के हैं,
और यही बेनिफिशियरी आपके चैम्बर पे रूल कर रही है। आपको चैम्बर कभी भी आईपीपीसी के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि दे आर द बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल। ये अच्छा 30 लोग मेंबर ये अभी इलेक्शन में लाए हैं, सिर्फ 29 लोग वो हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, सिर्फ एक शख्स को लेकर आए एसोसिएट से अपने ग्रुप में, बीएमजी वाले। हमने तो भाई अपना ग्रुप बता रहा है, हमारे 15 के 15 एसोसिएट मेंबर्स हैं, जेन्युइन एसोसिएट, 15 हमारे कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं। 15 कॉर्पोरेट में भी वो हैं जो बिजनेस सेक्टर से, सर्विस सेक्टर भी बिजनेस सेक्टर के सर्विस सेक्टर से। इन्होंने एक शख्स को उतारा है जिसका तिजारत से वास्ता नहीं है, बैरिस्टर। आप मुझे बताएं बैरिस्टर का तिजारत से क्या वास्ता, लेकिन क्योंकि वो जुनैद माकड़ा का बेटा है तो वो इलेक्शन लड़ेगा, यूनुस बशीर का बेटा है वो इलेक्शन लड़ेगा, फलाने का बेटा है वो इलेक्शन लगेगा। 18 लोग इन्होंने भतीजे, दामाद, चाचा के बेटे, मामा के बेटे, अपने बेटे उतारे। फिर टेक्सटाइल एसोसिएशन और यान एसोसिएशन के अलावा इनको कोई और नजर नहीं आता, उनके लोग उतारे इन्होंने। सारा इस मुल्क का बजट, पूरा बजट आप देखें, इस मुल्क का टैक्स का सारा सिस्टम देखें, आपका टेक्सटाइल सेक्टर खा जाता है। और ये जो लोग बेनिफिशियरीज हैं, ये इनकी टेक्सटाइल की मिलें बांग्लादेश में भी लगी हुई हैं और दुबई में भी अब लग रही हैं। ये मुल्क के खैरख्वाह नहीं है, ये पैसे के खैरख्वाह है। ये इनका माल जब एक्सपोर्ट होता है, ये एक्सपोर्ट होने के साथ ये अंडर इन्वेस्टिंग करके अपना पैसा बाहर रोक लेते हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एफआईए की रिपोर्ट है। लेकिन एफआईए या नेब इन पे हाथ इसलिए नहीं डाल सकती कि ये पावरफुल लोग हैं, इन्होंने पूरा चैम्बर पे कब्जा किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में छोटे चैम्बर्स हैं, स्मॉल चैम्बर कानूनी तौर पे आपको कराची में हम नहीं बना सकते, क्योंकि आपका कराची चैम्बर यहाँ पे बनने नहीं देता स्मॉल चैम्बर। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें, लाहौर का कसूर डिस्ट्रिक्ट है, कसूर दूसरा शहर नहीं, कसूर डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर का कसूर चैम्बर अलग है। आप अगर सिंध में चले जाएं तो बेनज़ीराबाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, बेनज़ीराबाद का अपना चैम्बर है, ठीक है। आप सिर्फ टोल प्लाजा क्रॉस कर लें तो कानून और है, और टोल प्लाजा के अंदर अगर आप आ जाएं कराची में तो कानून और है। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट चैम्बर नहीं है। अगर आपके, मेरे को एक बात बताएं, मलिर से किसी को काम है अपना एक लेटर लेना है चैम्बर से, तो बेचारा मलिर से आएगा टावर और वापस जाएगा, उसका एक दिन गया, एक दिन में वो लेटर मिलना नहीं है। वो भाई सेठों से परमिशन आएगी, सेठ परमिशन देंगे तो फिर साइन होगा, तो वो बेचारा 3 चक्कर लगाएगा, वो बोला जन्नत में जाए, मेरे को चैम्बर ही नहीं जाना। भाई मलिर का चैम्बर मलिर में, मलिर की कोर्ट मलिर में, मलिर की कोर्ट मलिर में, मलिर का पूरा डीसी ऑफिस मलिर में, बट मलिर का चैम्बर नहीं बन सकता। ये इतने खतरनाक माफिया है जो इस वक्त आपके ऊपर हम पे काबिज हो चुकी है। आप इतने खैरख्वाह हैं, आप बोलते हैं कि हमने ताजिरों के लिए काम किया है। मैं तो ताजिरों पर हैरत कर रहा हूँ, मेरे अपने भाइयों पे मुझे हैरत हो रही है कि हम कब तक हमारा इस्तेसाल होता रहेगा। आप बताएं, हमारा डिस्ट्रिक्ट चैम्बर अगर लांडी वाले का चैम्बर लांडी में होता तो उसको कराची चैम्बर आने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, आप बोलते प्रीमियर चैम्बर, मान लिया प्रीमियर चैम्बर आपका है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं है, तो 70% 68% चेक कराची टैक्स देता है, ठीक है। इसमें चैम्बर का कोई रोल नहीं है। कराची वाले माशाल्लाह हमारे इतने मुहिब्बे वतन हैं और मोहब्बत से मुल्क से कि वो हमेशा आईनी किरदार में रहकर अपना किरदार अदा करते हैं, आईनी दायरे में रहकर। सियालकोट चैम्बर एक छोटा सा चैम्बर है। सियालकोट आपके आज देखें स्पोर्ट्स गुड्स में अपनी मदद आपके तहत कितना एक्सपोर्ट करता है, हुकूमत की किसी किस्म की मामनत के बगैर। सर्जिकल आइटम्स सियालकोट बेहतरीन एक्सपोर्ट करता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट चैम्बर के लोगों को, सियालकोट के ताजिरों को, सियालकोट के सनतकारों को। इन्होंने अपना एयरपोर्ट खुद बनाया। कराची में आग लगती है और पैसा चैम्बर के थ्रू दिया जाता है। चैम्बर बोलते हैं हमने किया, चैम्बर ने कभी नहीं किया। भाई हुकूमत सिंध ने पैसा देना है या हुकूमत पाकिस्तान किसके थ्रू देंगी? एपेक्स बॉडी इज द कराची चैम्बर। भाई कराची चैम्बर के थ्रू देंगी ना, तो आपके बाप आपने क्या दिया? आपने तो उसमें भी पैसे बनाए, हम वो भी साबित कर देंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जो मार्केट बोल्टन मार्केट में आग लगी, 2-2 फुट की दीवारों थी, वो दीवारें 6 इंच की हो गई। जो पीछे की दुकानें निकली उसके पैसे कहाँ गए? जो दुकानें इन्होंने बेची हैं वो दुकानों के पैसे कहाँ गए? इसी तरीके से 45 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने एक दिए हैं, वो पैसे इनके अकाउंटों में हैं, उसका सूद खाया जा रहा है, सूद खाया जा रहा है। वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए वहाँ के इनके बेनिफिशरीज को, वो पैसे से आज भी सूद खाया जा रहा है, हमें पता है, ठीक है। आपने कभी कराची की खिदमत नहीं की, आपने कराची के ताजिरों के ऊपर अपनी जो है मामला सीधे किए हैं और आज भी आप वही करना चाह रहे हैं। अभी देखें हमारा इलेक्शन है, आप हुकूमत पे तनकीद करते हैं कि जी, मेरे को हैरत है कि चैम्बर का चेयरमैन अगर आपको प्रेसिडेंट बोले जी हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारा फलाना टूटा हुआ, ये आप तकरीरों तक करते हो, आप तकरीरों तक करते हो। सियालकोट चैम्बर अपना
जो है रनवे बनाता है, अपना एयरपोर्ट बनाता है, सियालकोट चैम्बर अपनी एयर सियाल लेकर आता है, कराची के बोजा एयरलाइन बंद हो जाती है, एरो एशिया बंद हो जाती है, आपके चैम्बर का क्या रोल है? जनरल मोटर जिस दिन बंद हो रही थी अमेरिका में, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां बैठा हुआ था कि जनरल मोटर बंद नहीं होनी चाहिए, मैं बेल आउट पैकेज दूंगा। आज तक कराची चैम्बर मुझे साबित करके दे कोई बेल आउट पैकेज, आज तक 78 साल में कराची चैम्बर में कोई ला चुका है बेल आउट पैकेज? हमारे पे बुरे वक्त नहीं है, मिले हैं बेल आउट पैकेज सिर्फ और सिर्फ टीडेप के चेयरमैन एंड कंपनी को, और बीएमजी के ऊपर के लोग जो हैं वो ज़ाती तौर पे वो मफाद हासिल करके ले रहे हैं। आज वो बोल रहे हैं हमने टीडेप के जरिए 27 या 29 सेक्टर्स को हमने पैसे बंटवाए हैं। देखें, हुकूमत पाकिस्तान की हमेशा एक्सपोर्ट की पॉलिसी आती है। मुशर्रफ साहब के टाइम पे एक पॉलिसी आई थी एलडीपी पॉलिसी क्या थी? लैंडेड ड्यूटी पेड। उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट कम थी। मुशर्रफ साहब और इनकी टीम जैसे सलमान शाह साहब थे, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस के डिपार्टमेंट के पास था, और उस वक्त आपका एफबीआर का महकमा था सीबीआर। मैं आज भी जो सबसे ज़्यादा कदर करता हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में किसी की, तो वो मैं करता हूँ अब्दुल्ला यूसुफ साहब की। दे आर द वेरी प्रैक्टिकल मैन। उनके साथ जब मीटिंग हुई, कराची के ताजिर वहाँ मौजूद थे, पूरे पाकिस्तान के सनतकार मौजूद थे, और उनसे ये बात हुई कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला यार हमारा मसला ये है कि कुछ चंद ताजिर ऐसे होते हैं जो दुनिया में होते हैं, हम भी इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाता है। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माल गलत चला जाता है तो हम पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए फिर हल ये निकाला कि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हो ना अमेरिका जा रही है, तो हम लैंडेड, आपका अच्छा बायर है, आप उसको बोलो लैंडेड ड्यूटी पेड देंगे आपको। तो आई फॉर्म वगैरह का इतना बड़ा उस वक्त ई फॉर्म का इशू था, लेकिन उसके लिए हमें 90 डेज 180 डेज की पेमेंट का टाइम हमने करवा लिया बैंक से, और ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। लैंडेड ड्यूटी पेड में ये हुआ कि हुकूमत ने, पाकिस्तान ने, आप वहाँ जो एक्सपोर्ट करते हैं आपको अमेरिका में वेयर हाउस चाहिए, उसकी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। आपको उस वेयर हाउस पे स्टाफ चाहिए, उसकी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। तो उससे हमारी एक्सपोर्ट गई। अब इसी तरीके से अभी इन्होंने टीडेप को बोला कि भाई आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बनाए, जैसे फर्नीचर का ही क्लेम करते हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुद से बिल्कुल मैं बरमिला कहता हूँ, क्योंकि मेरी मीटिंग हुई है उस वक्त। आयशा गोश पाशा जो है एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर, जो मिफ्ता इस्माइल साहब की भी एडवाइज़र रही है, जो इसहाक डार साहब की भी रही है, पाकिस्तान की कॉमर्स और फाइनेंस के अंदर उनकी बेपनाह खिदमात हैं। इन्होंने पैकेज बनाया था, मैं खुद मौजूद था, मुझे खुद बोला कि गोपलानी साहब इस दफ़ा हमने फर्नीचर की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, क्या कुछ भी हो जाए, और मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया इन्होंने, और फर्नीचर की एक्सपोर्ट बनाने के लिए वो सारा फंड, ये मोहतरमा आयशा गोश पाशा जो कि इस वक्त हुकूमत की अभी सिटिंग हुकूमत है, उनकी आज भी एडवाइज़र होंगी, उनकी मेहनत से ये फंड मिला फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। मैं नाम के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं तो उसका विटनेस हूँ खुद। और बाकायदा आपकी जो है टैरिफ डिपार्टमेंट जो है रुबीना साहिबा होती थी, उन्होंने इसकी पूरी वर्किंग की थी। अब इसका बेनिफिट जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं जुबैर मोतिया साहब। भाई आपका तो नामो निशान नहीं था जब ये काम शुरू हुआ है। नेशनल टैरिफ कमीशन ने जब ये कानून बनाना शुरू किया, और नेशनल टैरिफ कमीशन ने जब इसके ऊपर मीटिंग की, आप कहाँ मौजूद थे? आप तो जब वहाँ जाते हो, आप और जावेद बिलवानी, आप तो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल के पैसे लेके आते हो। आप तो टेक्सटाइल वाले, आप लोगों के 10-10 हज़ार गज के घर बन गए यहाँ पे, हम लोगों के सारे घर तो बिक गए। ठीक है, आपके 10-10 हज़ार करके यहाँ बनने के बाद आपकी अमेरिका में प्रॉपर्टियाँ अलग हैं, आपकी दुनिया में प्रॉपर्टियाँ अलग हैं, आप लोगों के दुबई में घर अलग हैं, आपके बच्चे यहाँ रहते नहीं हैं, और सारा बेनिफिशरी आप भी वही बेनिफिशरी हो जो आप इल्ज़ाम लगा दो सियासतदानों। मैं तो बोलता हूँ इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा। सबसे बड़े चोर डाकू तो ये बैठे हुए हैं इस वक्त चैम्बर के अंदर। मैं तो आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वस्तु के साथ, नाम के साथ बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको हुकूमत के भी इदारे के नाम दे रहा हूँ कि जो मुझे पता है। मैं तो एक छोटा सा ताजिर हूँ, मुझे इतना पता है, तो दूसरों को नहीं पता, हमें सब पता है। हमारी आंखों को, हाँ इस वक्त वो हमारे खिलाफ 1 से 30 का नंबर, इनकी वोटर आपकी लिस्ट आने से पहले, पूरी जो कैंडिडेट की लिस्ट आने से पहले 1 से 30 का नंबर इनको अलॉट हो गया। पहला फॉर्म हमारा कैंडिडेट सलीम कापड़िया सुबह 9:30 बजे विंडो खुली है, 9:30 बजे फॉर्म लिया है, उसी वक्त वहीं पे फिल किया है, वहीं इनके सामने जमा किया है। सेक्रेटरी इनका जो रिजवी है वो मौजूद है, और पहला नंबर जो है आपका उनके जा रहा है, सलीम कापड़िया को नहीं मिलता। हमने ये बात भी जो आपके डीजीटीओ से बात की है, और डीजीटीओ के पास हम लेकर गए, हम ये कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और साथ साथ मैं आपके चैनल की तरफ से वादा करता हूँ कराची की आवाम से, देखें इंशाअल्लाह मैं रब ने चाहा, हमने अपनी वर्किंग पूरी की हुई है। हम कराची के डिस्ट्रिक्ट चैम्बर भी बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम हुकूमत में हो या ना हो। और बहुत जल्द मैं आपके चैनल से तवज्जो बता, इंशाअल्लाह बहुत जल्द, चंद दिनों में, चंद महीनों के अंदर पहला डिस्ट्रिक्ट चैम्बर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का तैयार है, वो आपका इंट्रोड्यूस होना चाहता है। ये जितना भी रोक लें, क्योंकि अब हम खुल के इनके सामने आए हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते, हमने आज तक गैंग वॉर से नहीं डरे।
कराची पे एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी काबिज थी, वो भी हमें धमकियां देती थी, आमने सामने बैठ के। हमने बहुत धमकियां सही हैं और हम मरने से भी नहीं डरते। हमें आज भी धमकियां मिल रही हैं। मुझे आज सुबह धमकी मिली है, और यारी गैंग वॉर के उस बंदे की, ताजिर रहनुमा की धमकी मिली है आज सुबह, आप सोच नहीं सकते। मेरे पे हमले हुए हैं पहले। उस ताजिर रहनुमा ने एक दफ़ा मेरे पास यहाँ पे आके असला निकाला है और उसके बेटे ने सिटिंग एमपीए को गोली मारी थी, वो जेल नहीं गया। आज मुझे धमकी आई है सुबह। मैं इन धमकियों का आदी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैंने घर में रखने ना मैंने गार्ड रखने, लेकिन मैं ये जंग कराची की लड़ूंगा। मैं कराचियन हूँ और कराची की जंग लड़ते रहेंगे हम। 1 से 30 का नंबर ये ले चुके हैं, हमारा हक है 31 से 60 का नंबर दें, ये हमें हक नहीं दे रहे। 13 तारीख को हमारी हेयरिंग है, डीजीटीओ जो भी फैसला करे, इस मुल्क की अदालतें मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो, लेकिन ये हमारा नुकसान करा रहे हैं, कराची का नुकसान करा रहे हैं। ये कराची की ताजिरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कराची के ताजिरों को शऊर आ चुका है और कराची के ताजिर BMA के प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं और कराची के ताजिर इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि आपको हमारी कोई बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही होगी कि हमने कोई बड़े 5 स्टार होटल में इनॉग्रेशन की। भाई हमारा तो सीधी सी बात है, हम तो अपने हक हलाल के पैसे से जितना इलेक्शन लड़ सकते हैं अपने पैसे से। हमने ना चंदा किया है, ना हमने कोई करप्शन की है। अपनी एसोसिएशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहीं करप्शन नहीं किया। अपनी ज़ात के हम पैसे लगा के काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से। अल्लाह ताला इसका सिला हमें देता है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शर्जील गुपलानी साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बिना डरे बिना किसी झिझक के इन्होंने वो सारी बात की जो मेरे ख्याल से एक ताजर बोलते हुए सोचता ज़रूर है कि मैं बोल रहा हूँ। इनको थ्रेड्स भी आए, इनको आज बकौल इनके कि आज सुबह भी जो है वो इनको थ्रेड आया है, लेकिन उसके बावजूद सारी बात इन्होंने बड़े खुल के और वाज़े लफ्ज़ों में की है। फ़ैसला करना आप लोगों का काम है कि कराची को अभी भी बचाना है या मज़ीद इसको जो है वो डुबाना है। कल मिलेंगे किसी नए जगह पर। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।